नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं और मोशन की टीम आपके लिए लेकर आए हैं जेईई एडवांस 17 मई 2026 के पेपर सॉल्यूशन। तो सारे क्वेश्चंस अच्छे थे। जिस तरह से पेपर 1 हमने देखा, पेपर 2 अब हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें भी आप देखिएगा सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। आप सब क्वेश्चन को देखिएगा, उनसे समझिएगा और वो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगे आगे आने वाले पेपर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को काफ़ी लेंदी कर दिया गया है। आपको देखा जाए तो क्वेश्चन की अप्रोच इजीली मिल जाएगी। 300 केल्विन पर मोलर कंडक्टिविटीज़ आपको दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है सारे सॉल्ट्स की, और हर एक सॉल्ट के लिए दो दो केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। साथ में आपसे कहा गया कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgCl। तो AgCl सॉल्यूशन का K आपको दिया हुआ है और AgCl की सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी गई है। साथ में कहा गया है कि AgCl का डिसोसिएशन कंप्लीट है, AgCl का लैम्डा एम इन्फानाइट लैम्डा एम के बराबर ही है। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर क्या अप्रोच होनी चाहिए अगर देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी की बात की जा रही है इलेक्ट्रो में, तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं वो होता है लैम्डा एम इन्फानाइट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl इज इक्वल टू K ऑफ AgCl इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी तो आपको कैलकुलेट करनी है, मोल पर लीटर में कैलकुलेट करनी है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए K हमें पता होना चाहिए और लैम्डा इनफाइनाइट पता होना चाहिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए। तो K क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1.40 इंटू 10⁻⁻⁶। K क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्युबिलिटी अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी AgCl की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और साथ में ये कॉम्बिनेशन आपको ये बता रहा है कि अगर NaNO3 NaCl और AgNO3 तीनों दिए हुए हैं तो इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐड करके NaNO3 को माइनस कर दे तो AgCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। बट इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं दी हुई है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया है। तो यहाँ पर सबके लिए दो दो केसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम NaNO3 के लिए बात कर लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट के लिए बात कर लेते हैं। क्या ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? अगर ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं तो इनका लैम्डा एम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन इसे फॉलो करना चाहिए। इसे फॉलो करेगा तो आपको NaNO3 के दो केस दिए हुए हैं, दो केस दिए हुए हैं। इसकी 111 ये मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी 111 दी हुई है, 101 दी हुई है। 111 किस कॉन्सेंट्रेशन पर दी हुई है? 111 दी हुई है 10⁻⁻² पर। और इसकी भी आपको मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है और किस कॉन्सेंट्रेशन पर दी हुई है? 4 इंटू 10⁻⁻² मीन 0.04 मोलर पर इसकी मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। तो क्या यहाँ से हम इसका लैम्डा इनफाइनाइट कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले इक्वेशन 2 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 10 और लैम्डा इनफाइनाइट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर 4 2 तो ये आपके पास 0.2 और ये 0.1 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 0.1 A आएगा। A की वैल्यू आपको 100 मिल जाएगी। A 100 है तो ये आप कहीं भी बैठा दीजिए। अगर इस इक्वेशन में A 100 बैठा दें तो लैम्डा इनफाइनाइट हमको कितना मिल जाएगा? 111 प्लस A 100 ले लिया, ये 0.1 है तो ये 10 हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 1:1। लैम्डा एम इनफाइनाइट 1:1 आ रहा है सोडियम नाइट्रेट के लिए। क्या ऐसे बाकी सबके लिए भी पता कर सकते? तो सेकंड केस हमें कौन सा दिया हुआ है? सेकंड दिया हुआ है NaCl। NaCl के लिए 117 और 107 कॉन्सेंट्रेशन सेम दी हुई है। तो NaCl के लिए बात कर लेते हैं। 4 NaCl, NaCl के लिए 0.01 का डेटा है, 117 और 107। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 117 है, ये 107 है, बाकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो हम वही फॉर्मेट लगाएंगे और वही फॉर्मेट लगाएंगे तो क्या डिफरेंस यहाँ पर भी 10 आएगा, डिफरेंस यहाँ पर भी सेम आएगा। तो इसके केस में भी A की वैल्यू तो इतनी आनी है जितनी यहाँ पर आनी है। तो आप यही सेम इक्वेशन दोनों लगाइएगा। NaCl के लिए A यहाँ पर भी सेम आएगा और यहाँ पर जो A आपको मिलेगा वो A आप बैठाइएगा इक्वेशन में। इक्वेशन में A बैठाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस A 0.01 पावर है 1/2। तो आपको A तो मिल चुका है 100, A 100 रखोगे और ये आपको 0.1 मिल रहा है तो ये 10। तो यहाँ का भी लैम्डा एम इनफाइनाइट जो आपको मिलेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन दिस केस 117 प्लस 10 तो आपको मिल जाएगा 127। तो हमने दो सॉल्ट की तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता कर ली है। एक और सॉल्ट यहाँ पर बचा हुआ है, 3 केसेस हमें दिए हुए थे। NaCl आ गया, AgNO3 आ गया। AgNO3 में भी कॉन्सेंट्रेशन की रेंज तो वही है, डेटा आपको दिया हुआ है 125 एंड 116। तो यहाँ पर भी दो केस बन जाएंगे, एक 125 वाला फॉर AgNO3। AgNO3 के केस में एक डेटा आपको दिया हुआ है 125 इज इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस A
10 टू द पावर -2 1/2। दूसरा केस आपको दिया हुआ है 116 लैम्डा m इन्फानाइट माइनस a, और ये 4 इंटू 10 टू द पावर -2 पावर 1/2। सॉल्व कीजिएगा, इन इक्वेशन को सेपरेट कीजिएगा, a आपको मिल जाएगा 90, a 90 मिलेगा, a को आप इस इक्वेशन में बैठाइएगा, लैम्डा m इन्फानाइट यहाँ से आपको मिल जाएगा 125 प्लस 90 आप रखेंगे 0.1, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 134। सबके लैम्डा m इन्फानाइट आ गए हैं, जैसा हमने देखा था सोडियम नाइट्रेट NaCl और AgNO3। हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए AgCl की, तो AgCl के लिए क्या करना चाहिए, AgCl के लिए हमें सिल्वर नाइट्रेट और NaCl को ऐड करना चाहिए, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये 134 दिया हुआ है और NaCl दिया हुआ है 127, 134 प्लस 127, और माइनस कर देते हैं इसमें से NaNO3, जो कि कितना मिल रहा था, NaNO3 हमें मिल रहा था 121, तो 121 को माइनस कर लेते हैं, तो ये 134 है, और यहाँ से 6 आपको पास मिल जाएगा, तो ये 140 आ जाएगा। ये लीजिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी AgCl की आ गई है, बस अब इस फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। ये हमें कितना मिल गया है 140 इज इक्वल टू 1.40, और ये 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो सॉल्युबिलिटी 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 3, सॉल्युबिलिटी 10 टू द पावर -5 आ जाएगी। बट जो क्वेश्चन में पूछा है उसे ध्यान से देखिएगा, सॉल्युबिलिटी का इन्वर्स करके लोग लेना है आपको, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी आपको मिलेगी 10 टू द पावर 5, और इसका लोग लेंगे तो लोग 10 टू द पावर 5, देन यू विल गेट 5 एज आंसर। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ONO बॉन्ड एंगल इन द गिवन स्पीसीज इज, और 4 स्पीसीज दिए हुए, कौन कौन सा दिया है, NO2 प्लस दिया हुआ है, NO2 दिया है, NO3 माइनस दिया है, और NO2 माइनस दिया हुआ है। इन चारों स्पीसीज में बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है भाई, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन आया हुआ है बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, तो देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। अगर बात की जाए तो भैया NO2 को देखो जरा, NO2 प्लस है, हाइब्रिडेशन क्या है इसका sp, बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होगा भाई 180 डिग्री। दूसरा देखें बच्चों सेकंड वाला, तो इसमें NO2 याद करो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, बॉन्ड एंगल 134 डिग्री है। तीसरा देखें बच्चों NO3 माइनस याद करो इसका हाइब्रिडेशन क्या है भाई sp2 है, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। और एक और बच गया NO2 माइनस में अगर आपको याद हो तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, क्या नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडेशन भी क्या है sp2 लेस देन 120 डिग्री, और बोले तो 150 डिग्री बॉन्ड एंगल है। इससे मैच करें तो सबसे पहले क्या आएगा NO2 प्लस, उसके बाद NO2, उसके बाद NO3 माइनस, उसके बाद NO2 माइनस। द करेक्ट आंसर विल बी बी। क्लियर, चलिए देख। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेचुरल रबर दे रखा है, नेचुरल रबर कंप्लीट ओजोन एनालिसिस, तो भाई नेचुरल रबर किससे बनता है, आइसोप्रीन, और आपको पता है ना आइसोप्रीन का पॉलीमर, यस, तो याद करिए ये आपका आइसोप्रीन है, और हम इसका जब पॉलीमर बनाते हैं तो कंटिन्यूस रूप से आपके पास ये ऑप्शन बनता है। तो आपने आइसोप्रीन का पॉलीमर याद करो कैसे होगा, याद है ना, सिंगल डबल डबल सिंगल करते हुए, तो बाय डिफॉल्ट ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, बना सकते हो। अब उसने क्या दिया इसका ओजोन एनालिसिस, तो भैया यहाँ से करो तो जब आप यहाँ से ओजोन एनालिसिस करोगे तो आपके पास जो चॉइस बनेगा वो बनेगा CHO, यहाँ बनेगा COCH3, ये आपका X हो गया। उसे बाउंडेशन दी मेजर प्रोडक्ट X गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, तो भैया ये तो मिथाइल है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और टोलेंट टेस्ट भी दे रहा है, तो लकीली CHO टोलेंट टेस्ट भी दे रहा है। X ऑन हीटिंग विथ एक्वस NaOH, तो भैया एक्वस NaOH से तो आपका सीधा सीधा मतलब है एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन में काहे दिमाग लगा रहे हो, इसका उसका H2 निकालो, क्योंकि सीधे एसिड बेस करके भी आंसर दे सकते थे। 1 2 3 4 5 मेंबरिंग बननी चाहिए, और आपके पास ये ऑप्शन चॉइस के रूप में आएंगे 1 2 3 4 5। लकीली दूर दूर तक कोई देखने को टेंशन नहीं है, आप आसानी से आंसर दे सकते हो, ठीक है। और हीटिंग मेंशन कर रखा है तो एल्डोल का तो प्रश्न ही नहीं उठता, सिंपल सा आंसर। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्टिफिशियल स्वीटनर दे रखा है, नाम वाम नहीं बता रखा है। याद करो स्विक्रोलोज, आपको नाम याद है, केमिस्ट्री लाइफ पढ़ रखा है, तो नाउ उसका डायग्राम है 4 क्लोरो 4 डीऑक्सी अल्फा डी गैलेक्टोज एंड 1,6 डाई क्लोरो 1,6 डाई डीऑक्सी बीटा डी फ्रक्टोज।
ज्वाइंट बाय ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज आपको ये दे रखा है। तो याद है सीक्वेंस OHH OHH CH2H, किसी ने यहाँ पे स्विच मारा है, ये गैलेक्टोज, और हम शायद ग्लूकोज बहुत तमीज से जानते हैं। तो अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है तो गेम सेट हो जाएगा। अगर आपको सीक्वेंस पता है तो याद करो, आप जब चेयर फॉर्म बनाते हो तो सारे OH अगर आप इक्विटोरियल करते हो तो ये कहलाता है बीटा डी ग्लूकोज। अब चूंकि हमें पता है कि अल्फा बनाना है और हमें ये भी पता है कि हमें गैलेक्टोज भी बनाना है, तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इस पूरी कहानी का माइंड गेम था। क्योंकि याद करो ये लोकेशन ये अल्फा के लिए थी और ये 4th नंबर, बिकॉज 1 2 3 4। इसका मतलब मेरे डायग्राम में एक कहानी प्रॉपर तमीज से सेट हो रही है, वो ये हो रही है कि मेरे पास यहाँ पे एक्सियल आना चाहिए। एक तो ये लोकेशन, ये 1 2 3 4 और यहाँ पे भी OH, क्योंकि बेटा बीटा से अल्फा बनाने के लिए मैंने ये रास्ता अप्लाई किया और इसको इंटरचेंज किया तो मैंने ग्लूकोज से क्या बनाया बोलो, गैलेक्टोज। बाकी काम सेट हो सकता था, आपको केवल ये लोकेशन चेक करनी थी। तो देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पे OH और उसने मेंशन किया है हमको चाहिए 4 क्लोरो, यानी यहाँ पे क्लोरीन, तो मेरा क्लोरीन एक्सियल होना चाहिए। ध्यान से देखो, क्लोरीन एक्सियल यहाँ है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ एक्सियल यहाँ नहीं आ रहा, तो आपके पास दो चॉइस है, क्लोरीन एक्सियल यहाँ पे, पर शर्त क्या दी गई थी आपको, अल्फा ऑप्शन। तो ध्यान से देखो, अल्फा ऑप्शन का मतलब ये भी एक्सियल आना चाहिए, तो ये देखो अल्फा एक्सियल है, यहाँ भी अल्फा एक्सियल है, पर शर्त बीटा डी फ्रक्टोज भी दिया था और सीक्वेंस थी OH OH A CH2OH। तो ध्यान से देखो, ये आपका OH OH A CH2OH, यही वाला तो CH2Cl यूज कर रहा हूँ, ये गेम सेट हो रहा है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसके हिसाब से अगर आपने यूज किया तो ये वाला अल्फा है, पर बेटा याद करो इसका इधर और इसका इधर है, तो बेटा वो हो गया गलती से अल्फा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। और भाई यहाँ पे पंगा ले लिया, अगर ट्रांस हो गया तो ये बीटा की जगह अल्फा हो जाएगा, ये अलाउ नहीं करूँगा। तो लकीली आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, थोड़ी बेईमानी सिखा देता हूँ, अगर आपको पहले से सुक्रेलोज का स्ट्रक्चर आता था जो ग्लूकोज का था, तो उसका सीक्वेंस एकदम सेट था। याद करो OH OH A CH2OH, और यहाँ वाले का ऑप्शन भी सेट था OH OH, ठीक है, AH। तो यहाँ पे जो लोकेशन थी बस इसको स्विच कर लेते तो सुक्रेलोज से भी आंसर ला सकते थे। ओके, क्वेश्चन देखिए, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। मतलब पेपर अच्छा था, बट ऐसा नहीं मैं कह सकता कि बहुत अच्छा था कि बच्चों से होगा ही नहीं। देखिए, कह रहा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, R से आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और R से P रिएक्शन है बेटा, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर R से P, के कांस्टेंट दिया है, टेम्परेचर है, RP एट द टाइम, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो देखो आप ऐसे सोचो कि भाई आपको P का कंसंट्रेशन, तो देखो R इक्वल टू R0 e की पावर माइनस KT, ये तो समझ में आ गया, ये हो गया आपका T टाइम पे R का कंसंट्रेशन। अच्छा, P का कंसंट्रेशन मतलब याद है X, ठीक है। तो यहां से X का वैल्यू R0 1 माइनस e की पावर माइनस KT, ओके, ये X है और X का मतलब P, क्लियर। तो अगर P का देखोगे तो यार ऐसे नहीं होता P, अगर मैं आपको बात करूं तो अगर यहां पे मैं X वर्सेस टाइम का ग्राफ की बात करें, X वर्सेस टाइम, तो याद करो ये बेसिकली ऐसे ग्राफ आता था, ना कि ऐसे, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ओके, अब dr/dt और r का ग्राफ की बात करते हैं। तो अगर dr/dt वर्सेस r की बात करते हैं तो r से p, तो यहां माइनस dr/dt का वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर है बेटा kr, तो यहां से dr/dt का वैल्यू माइनस kr। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर dr/dt वर्सेस r का ग्राफ खींचे तो ओरिजिन से पास होगी, और माइनस के इसका स्लोप होगा। बात जरा समझिए, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस के। तो अगर इसका स्लोप माइनस के होगा तो यार माइनस के स्लोप और ओरिजिन से पास होने वाली तो ऐसे लाइन आनी चाहिए ना, ये ऐसे माइनस स्लोप होगा, लेकिन इसमें ऐसे दिया है तो ये तो नहीं हो सकता। देखो आपको क्या दिया है, ऐसे दिया है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद dp/dt, अगर dp/dt की बात की जाए कि भाई dp/dt क्या होगा,
तो dp बाई dt अगर मैं बात करूं कि dp बाई dt क्या ये dx बाई dt है एक प्रकार से, dx बाई dt क्या ये k इंटू आर और k आर e की पावर माइनस के टी। तो अगर बेटा dp बाई dt वर्सेस टाइम की बात की जाए तो ये क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे के आर नॉट आएगा यहां से, और ये एक्सपोनेंशियली घटेगा, यहां के आर नॉट आएगा। चेक करिए, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो देखिए बिल्कुल सही है, तो ये सही हो गया, सी सही हो गया। अच्छा के वर्सेस टाइम, बेटा के तो कांस्टेंट होता है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, तो ये सही हो गया, यानी इसका आंसर हो गया सी एंड डी। बहुत सारे लोग कहेंगे इसका आंसर ये भी होगा, मैथमेटिकली ये आंसर गलत है, मैथमेटिकली गलत है। अब देखो यार, क्योंकि हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं तो बात मैथ्स की तो करनी ही पड़ेगी। चलें आगे चलते हैं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड्स पी क्यू आर ई, जो अब लिखा रहे हैं मोर देन वन, करेक्ट वाला दिया हुआ है भाई। देखिए जिनोन है, फ्लोरीन है, इनर्ट गैस जो फैमिली है पी ब्लॉक का, उससे क्वेश्चन आया हुआ है, अपन पढ़ते हैं इसको, वही क्वेश्चन है। पहला रिएक्शन क्या दिया है, जिनोन है गैस, F2 गैस, 1:5 दिया हुआ है, 873 केल्विन और 7 बार प्रेशर दिया है। याद करो इससे क्या बनाते हैं अपन, इससे अपन बनाते हैं, क्या बनने वाला है भाई, XCF4 बनेगा। क्या बनेगा, XCF4 बनेगा इसमें। फिर रिएक्शन दे रहा है, देखो पी का रिएक्शन O2F2 से दिया हुआ है भाई, तो XCF4 जब O2F2 से रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा, सब लोग जानते हो, बोले यहाँ ऑक्सीजन मिलने वाला है, सॉरी फ्लोरीन मिलने वाला है, क्या बन जाएगा भाई, XCF6 बन गया। क्या, अब देखो इसके वाला फिर हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन आ गया, और वो भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बोल रहा है, कंप्लीट, तो XCF6 का कर दो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, क्या बन जाएगा भाई, XCO3 बन गया। अब देखो ऑप्शन देखो, पहला दिया है P हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। P कौन है, क्या P XCF4 है। XCF4 में दुनिया जानता है कि जिनोन पे कितने लोन पेयर आएंगे, 1 और 1 2, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, Q हैज ए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। Q कौन है भाई, Q XCF6 है। XCF6 में याद करो एक लोन पेयर है, sp3d3 कैप्ड ऑक्टाहेड्रल है। क्या आपको क्लियर है क्या भाई, तो एकदम परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है, तो ये वाला नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखें, Q कैन एक्ट एज फ्लोरेटिंग एजेंट। Q कौन है भाई, XCF6 है क्या, और ए स्ट्रॉन्ग फ्लोरेटिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग वाला है, कमजोर नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। और नेक्स्ट लास्ट देखते हैं बच्चों, द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ R इज ट्राइगोनल पिरामिडल। तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखें भाई, कौन है, मोलिकुलर XCO3 है। XCO3 का हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है, sp3 आएगा क्या भाई, sp3 में एक लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा भाई इसका, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A है, उसके बाद बच्चों C है, उसके बाद D है। क्लियर, चलिए भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मिक्स्ड क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन फ्रॉम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग एज वेल एज एस ब्लॉक। स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। पहला ऑप्शन लिखा है अबाउट बोरोन एंड कार्बन के बारे में, इसने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किया है, वो है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन। सो बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है हीलियम 2s2 and 2p1, while the electronic configuration of carbon is helium 2s2 and 2p2. सो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया अबाउट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। हम स्टार्ट करते हैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, तो ये कहलाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमसे क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया है, यहां बना कार्बन प्लस, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज हीलियम 2s2 and 2p1। यहां क्या बचा, बोरोन प्लस, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज हीलियम 2s2। नाउ अब क्वेश्चन की डिमांड पढ़ें। क्वेश्चन की डिमांड है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पुटअप किया गया है, तो हम क्या करेंगे, अब दो इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप खुद बता सकते हैं कि कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है, फ्रॉम फुली फिल्ड 2s2 या फिर पार्शियली फिल्ड 2p1। तो ये सब आप जानते हैं कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस आर मोर स्टेबल।
दैट्स वाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की ज़्यादा होगी और कार्बन की कम होगी। ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला आपसे क्या पुटअप किया, करेक्ट स्टेटमेंट, द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन इज लेस देन, यस इज लेस देन दैट बोरोन, इसका मतलब परफेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस दिया है। आयनिक रेडियस डिपेंड किस पे करता है, दो बातों पे, एक तो शेल नंबर, डाउन द ग्रुप, नंबर 2 जेड इफेक्टिव। ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, दैट्स वाई हमें चेक करना होगा जेड इफेक्टिव। एल्यूमिनियम प्लास्टिक के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड साइज सबसे कम हो जाएगा, दैट्स वाई एल्यूमिनियम प्लास्टिक का आयनिक रेडियस सबसे छोटा होगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन 100% करेक्ट है। नेक्स्ट वन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रॉम एस ब्लॉक था। एस ब्लॉक में आपको पढ़ाया जाता है एल्कली मेटल की डेंसिटी। होता क्या है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मास क्या होता है, इंक्रीज होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, चाहे एस ब्लॉक चाहे पी ब्लॉक हो। लेकिन डोमिनेट कौन करता है, हमेशा मास डोमिनेट करता है, तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? दैट्स वाई जो डेंसिटी का ऑर्डर आना चाहिए, मैं ऑर्डर यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, डेंसिटी का ऑर्डर आना चाहिए, लिथियम सबसे लोएस्ट होना चाहिए था, सबसे हाईएस्ट कौन होना चाहिए था, सीजियम, फिर कौन होना चाहिए था, रुबिडियम, अब यहाँ होना चाहिए था पोटेशियम। लेकिन एक हल्का सा एक्सेप्शन है कि यहाँ पर पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू सोडियम, क्योंकि पोटेशियम का वॉल्यूम सडनली बढ़ जाता है, इसलिए मास डोमिनेट नहीं कर पाता, तो यहाँ पोटेशियम की डेंसिटी कम है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अंडर आइडियल कंडीशन इन सॉलिड स्टेट द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम मेटल इज मोर देन, झूठ भाई, मोर देन पॉसिबल ही नहीं है, तो एक गलत आंसर है, तो ये आंसर हमारा नहीं आएगा। लास्ट वन, द एचएस बॉन्ड इज वीकर देन एफ बॉन्ड, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड है, किससे मिलकर बना हुआ है, 1s से, जबकि ये वीकेस्ट बॉन्ड है, नॉट वीकेस्ट बॉन्ड लेकिन बहुत वीकर बॉन्ड है ये, क्योंकि यहां पर एक तो शेल नंबर ज्यादा है, इट बिलोंग्स टू 2p2p, शेल नंबर बढ़ गया, बॉन्ड वीक हो गया, नंबर 2 लॉन पे रिपल्शन आ गया, बॉन्ड और वीक हो गया। दैट्स वाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, दैट्स वाई ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो करेक्ट आंसर शुड बी ए एंड बी। ओके, नंबर 8, चलिए ये भी बहुत सिंपल सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। आपके पास एसाइलेशन दे रखा है विद कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेशन दे रखा है, तो देखो भाई इसके थ्रू पहले एसाइलेशन कर देना, क्योंकि ये 50-50% क्रॉस कॉन्जुगेशन करता है, तो आई होप देयर इज ए नो आर्ग्यूमेंट सिचुएशन। आपने एक बार यहाँ NaCO बना दिया, फिर पेरा पे NO2 आ गया, आपने लिखा हाइड्रोलिसिस को हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, Na2HCl लिखा, इसका मतलब डाइएजुटाइजेशन कर दीजिए, यानी यहाँ आपके पास में Q ऑप्शन के नाम पे ये बचेगा। अच्छा, ये जो थॉट एक से क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, तो क्यूमीन के अंदर ये जो स्टेप है ना, उसमें गेम खेल लिया उसने, क्योंकि अगला जो थीम है वो कोल्बे श्मिट का जा रहा है, तो ये हिंट ही बता रहा है कि भाई तेने फिनोल बनाया होगा, NaOH CO2 से तूने पक्का ऑर्थो पे जोड़ा होगा, तो लकीली तेरे पास यहाँ ऑर्थो आना चाहिए था। फिर चिलेशन के बाद H+ दे रखा, तो उसको COH बना लेते हैं। फिर वो कह रहा है कि इसकी रिएक्शन इससे करवानी है एक्वस NaOH के साथ, तो हम सब जानते हैं एक्वस NaOH में एसिड बेस होगा, माइनस बनेगा और एक्टिवेटिंग ग्रुप अवेलेबल है। एक्टिवेटिंग के ऊपर कपलिंग करनी होती है, तो बिना कोई ज़्यादा इफर्ट्स और मेहनत लगाए, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमने यहाँ पर पेरा कपलिंग कर ली है? चलिए, अब ये तो अपना सिंक्रोनाइजेशन हो गया, चेक करते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। स्टेटमेंट दिया Q ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉल जनरेट एन एरोमेटिक एल्डिहाइड, संभल के ये आपका Q ऑप्शन है, और हमें ये अच्छी तरह से पता है जब हमने रिडक्शन की बात की थी, तो आपको याद दिला दूँ ड्राइविंग फोर्स के बाद H रिडक्शन करता है, तो भैया इस समय यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बनेगा प्लस एल्डिहाइड बनेगा, पर कौन सा वाला बनेगा रे, एलिफेक्टिक, एरोमेटिक ना बनेगा। फिर अगला दिया है एज गिव्स पॉजिटिव थेलिन डाइटेस्ट, तो भाई एज इज ए फिनॉल, और हमें पता है फिनॉल थेलिन डाइटेस्ट देता है, तो पेरा लोकेशन पर H अवेलेबल है, ऑफ कोर्स ये सही हो जाएगा। P इज ए डाइनाइट्रोनार है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, 50-50% वाला एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो भाई उस समय ये डाइनाइट्रो नहीं हो सकता। और T इज ए कलरफुल कंपाउंड, यस, क्योंकि याद करो डाई अगर बन गई है तो कलरफुल तो होगी ही। थैंक यू।
चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है शुगर में। देखिए बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पहली बात तो गिवन है स्पेसिफिक रोटेशन एल ग्लूकोज और एल फ्रक्टोज का रिस्पेक्टिवली गिवन है। स्टेटमेंट्स क्या है? फर्स्ट, ऑन ट्रीटमेंट विद HNO3 ग्लूकोनिक एसिड ऑक्सीडाइज टू सैकेरिक एसिड। बिल्कुल बात सही है कि ग्लूकोनिक एसिड का अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सैकेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और जो ग्लूकोज है वो भी HNO3 की प्रेजेंस में सैकेरिक एसिड में ही कन्वर्ट होगा। यहां पर लिख रहा है इज नॉट ऑक्सीडाइज, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा, हमको पता करना है ट्रू स्टेटमेंट। अब बी स्टेटमेंट देखिए, फ्रुक्टोज गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट बिकॉज इट आइसोमेराइज टू ग्लूकोज एंड अनदर एल्डोहेक्सोज इन द प्रेजेंस ऑफ फेलिंग रिएजेंट। दिस वन इज एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रुक्टोज जो है आइसोमराइज होता है मैनोज और ग्लूकोज में, दोनों में एल्डोहेक्सोज होते हैं। फेलिंग टेस्ट में ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। बी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी स्टेटमेंट की बात करते हैं, इनवर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज। ये भी एकदम सही है कि जो आपका इनवर्ट शुगर क्या होता है, सुक्रोज होता है। सुक्रोज जो है वो आपके इक्विमोलर अमाउंट देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो सी स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। डी की बात करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनवर्ट शुगर इज, जैसा कि सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज से आपको क्या मिलेगा? वेल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक रोटेशन वैसे गिवन है, अगर आप इसका काउंट भी करते हैं तो कितना होगा? -52.5 एंड प्लस 92.5 इक्विमोलर है तो डिवाइडेड बाय 2, तो अल्टीमेटली 40 और ये 20 अराउंड आ रहा है। वेल यहां पर गिवन है -40, सो दिस वन इज फॉल्स स्टेटमेंट। हमें पता करना है करेक्ट स्टेटमेंट, सो बी एंड सी ऑप्शंस आर आवर करेक्ट आंसर। हाँ तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देखिए, XA प्लस एंड YB प्लस, XA प्लस एंड YB प्लस आर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज की बात हो रही है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 1 एंड n = 2। XA प्लस के लिए लेमड़ा गिवन है, x क्या है यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको गिवन है n = 2 से n = 4 के लिए YB गिवन है, उसके लिए 9 लेमड़ा है, वेवलेंथ गिवन है। द लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ A प्लस भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं। यहाँ पर XA प्लस के लिए N1 = 1 है और N2 = 2 है, तब यहाँ पर लेमड़ा जो आ रहा है वो इतना आ रहा है। जब YB प्लस के लिए बात करें तो N1 की वैल्यू कितनी है? N1 की वैल्यू है यहाँ पर 2 और N2 की वैल्यू है 4। ये 9 लेमड़ा गिवन है। आपको क्या यहाँ पर फाइंड आउट करना है? A प्लस B की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। आपको पता है यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस की बात हो रही है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो फॉर्मूला है अपने पास 1/λ = RH × Z² 1/N1² - 1/N2²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 1/λ पहले वाले के लिए कितना गिवन है? XA प्लस के लिए कितना गिवन है? 1/λ RH इंटू को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, XA प्लस का स्क्वायर 1/1²। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/1 - 1/2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/λ = RH XA प्लस का स्क्वायर इंटू 3/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। एक और इक्वेशन निकालेंगे अपन यहाँ पर, किसके लिए? ये XA के लिए बात करिए। अब किसके लिए? YB प्लस के लिए 1/9λ गिवन है, RH इंटू YB प्लस इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। वही N1 का स्क्वायर कितना आएगा? N1 की वैल्यू कितनी है? 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 - 16। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे
तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई बी के लिए 1/9 लैम्बडा इज इक्वल टू आर एच वाई बी प्लस इसका भी स्क्वायर है, और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो नीचे तो आएगा 16, ऊपर आ जाएगा 3, तो 3/16 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, यहाँ पर दोनों का रेशो ले लेंगे और यार अपना आंसर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं कैसे। देखो ये इक्वेशन 1 1/2 कर रहे हैं अपन, तो क्या आएगा 1/λ डिवाइडेड बाई 1/9 लैम्बडा। 1/λ की वैल्यू कितनी है, आर एच, और एक्स ए प्लस का स्क्वायर इंटू 3/4, और यहाँ पर क्या आएगा आर एच इंटू वाई बी प्लस का स्क्वायर इंटू कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है यहाँ पर 3/16 आ रहा है। आप इसको सोल्व करेंगे तो यार यहाँ लेमड़ा से लेमड़ा चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 9 इक्वस टू क्या आ जाएगा, 9 इक्वस टू कितना आ जाएगा, ये 16 है भाई, क्या है यहाँ पर 16 है, तो 9 इक्वस टू कितना आ जाएगा, 3 से 3 उड़ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ए प्लस स्क्वायर अपोन वाई बी प्लस का स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे इधर तो 3/2 आ जाएगा ये, एक्स ए प्लस और वाई बी प्लस। तो यार यहाँ पर अपन को पता चल गया ये एटॉमिक नंबर आ गया, एटॉमिक नंबर 3। तो एटॉमिक नंबर 3 Z इक्वस टू 3 किसके लिए आएगा, Z इक्वस टू 3 लिथियम के लिए आएगा। लिथियम भी कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक तो 2 आ गया और Z इक्वस टू अपने पास आ रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा हीलियम +1 आ जाएगा, दोनों को 1 ये एक वैल्यू किसकी मिल गई आपको, एक वैल्यू मिली है आपको ए की, दूसरी वैल्यू मिली है बी की, दोनों को ऐड करेंगे a + b, तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, टोटल कितना आंसर आ जाएगा 3। आंसर चेक करिए, इसका आंसर 3 है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, बेसिक क्वेश्चन है, मॉडरेट है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास अपने को बोला है एट ए गिवन टेम्परेचर 0.45 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 50 ml। अच्छा, 50 ml में 0.45 ग्राम एसिटिक एसिड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई अपने पास, 0.45 डिवाइड बाई 50 ml, और लेकिन अपने को ये इसके मोल्स ले लेते हैं, डिवाइड बाई 60 और डिवाइड बाई 1000 लीटर में वॉल्यूम ले लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.15 मोलर, ये इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। अब ये बोल रहा है कि इसका एड्जॉर्प्शन होने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी पीएच है अपने पास 3। एज्यूम द एड्जॉर्प्शन फॉलोज दिस काइनेटिक्स, इस आइसोथर्म के हिसाब से हो रहा है। और अपने को एक डेटा और दिया हुआ, इफ द प्लॉट ऑफ log x/m और log c। अच्छा, x/m और log c के बीच में ग्राफ बनाओगे कैसे होगा, log x/m इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x/m इक्वल टू log ऑफ k प्लस कितना हो जाएगा 1/n इंटू लॉग ऑफ c, यानी यहाँ से y इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से स्लोप कितना होना चाहिए 1/n, ये दिया हुआ 1, यानी n कितना हो गया 1। तो n अपने पास 1 आ गया और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.15 है। अब अपने को एक डेटा और दिया हुआ है कि pH इसकी 3 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है 10⁻⁻⁵। तो यहाँ से अपन रिजल्टिंग सॉल्यूशन में अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी ये निकाल सकते हैं। तो एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट होगा, CH3COO- प्लस H प्लस। आपको ये pH अगर मान लेते हैं ये दे रखा है 10⁻³ तो ये भी कितना होगा 10⁻3, और ये इसकी अब फाइनल इक्विलिब्रियम, ये सारी बातें अपन कहाँ पे कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद। तो इक्विलिब्रियम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची अपने को नहीं पता, तो यहाँ से इसका Ka दिया हुआ है 10⁻⁵, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁶ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन C, यानी C कितना आ गया अपने पास 0.1 मोलर। तो इनिशियली अपने पास एसिटिक एसिड कितना था, इनिशियली था अपने पास 0.15 मोलर और अब कितना बचा अपने पास 0.1 मोलर।
इसका मतलब इसका एडजॉर्ब कितना हुआ, एडजॉर्ब्ड अमाउंट हो गया इसका 0.05। अब ये 0.05 तो एडजॉर्ब इसके हुए मोलारिटी आई, तो मोलारिटी से अपन मोल निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना था 50, तो 50/1000 ये आपके इसके मोल्स आ गए। अब मोल्स इतना है तो मास कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 60, ये इतना ग्राम एडजॉर्ब हो गया एसिटिक एसिड का। अब एसिटिक एसिड का इतना ग्राम एडजॉर्ब हो गया तो ये अपने पास इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपने पास 0.15, राइट। अब अपने को पता करना है कि यहाँ से C की वैल्यू कितनी होगी, तो अपने पास इक्वेशन थी क्या थी, x/m इक्वल टू k इंटू C⁻1/n, तो n तो अपने पास 1 है, तो x/m कितना हो गया, x की वैल्यू होगी 0.15 और अपन ने चारकोल का मास कितना लिया था 1 इक्वल टू k इंटू C। अच्छा आपने क्वेश्चन में गिवन है कि C अपने को क्या लेना है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, और वो कितनी है 0.1, तो ये हो गया अपने पास 0.1, यानी अपने पास k कितना आ गया 0.15 डिवाइडेड बाई 0.1 यानी कितना आ गया 1.5। ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया, k की वैल्यू 1.5। तो ये आसान सवाल था सरफेस केमिस्ट्री से, आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने सही किया होगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। लिक्विड सोल्यूशन का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इन अ सॉल्वेंट एस है, कंपाउंड बी इज पार्शली डिसोसिएटेड इनटू सी एंड डी गिवन बिलो। ठीक है, बी एंड सी नॉन वोलाटाइल है भाई, बी सी डी नॉन वोलाटाइल। द मोलर मास ऑफ बी इज 10 टाइम्स मोलर मास ऑफ एस, यानी जो गिवन है कि मोलर मास ऑफ एम बी इज 10 टाइम एम एस। एस इज अ सॉल्वेंट बेटा ना, विद द इनिशियल कंसंट्रेशन बी का दिया है 0.25% मास बाई मास, W बाई W, बी ध्यान से 0.25, 100 में 0.25 ग्राम। अब 100 में 0.25 ग्राम, इसका मतलब क्या ये वेरी डाइल्यूट हो गया, तो अगर इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 0.25 ग्राम सल्यूट है, तो 99.5 ग्राम, देखो 99.75 ग्राम सॉल्वेंट, क्या ये लगभग 100 ग्राम सॉल्वेंट ही है। इसको आप 100 ग्राम सॉल्वेंट ही समझिए। क्या बात क्लियर है, 99.75 मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अच्छा और देखिए, ये हो गया, कह रहा है ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट 408 है भाई, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 408, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है 400 केल्विन, यानी डेल्टा टीबी का वैल्यू 408 माइनस 400 इक्वल टू 8। क्या डेल्टा टीबी का वैल्यू आई के बी डब्ल्यू एम कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, याद है आपको फॉर्मूला, वेट ऑफ सल्यूट मोलर मास ऑफ द सल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो यहां से आप देखोगे कि डेल्टा टीबी का वैल्यू हो गया 8, दिस इज इक्वल टू आई के बी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है भाई, डब्ल्यू 0.25 ग्राम, 0.25 डिवाइडेड बाई कैपिटल मोलर मास ऑफ बी, 10 ms, ठीक है भाई, एम बी रख दिए ना, 10 ms। W हो गया आपका 100 इंटू 1000, क्लियर है, तो इधर से इधर गायब, क्लियर है भाई, यानी कि अपना जो है क्या आ गया, बात क्लियर है, आई के बी बाई, ठीक है भाई, आई के बी बाई 4, क्लियर। तो यहां से 8 का वैल्यू आ गया आई के बी बाई 4, चेक कर लेना बेटा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन ना। आई के बी, ये तो एम एस, यहाँ 100 एम एस, 4 ms, ठीक है, यानी 4 ms, ये हो गया आपका 8, ठीक है। अब के बी नहीं दिया, के बी के लिए आपको कुछ दिया होगा, देखो के बी कहीं दिया है, अगर मोलर मास अभी 10 टाइम्स मोलर ऑफ एस, ठीक है, स्टैंडर्ड ये भी हो गया वेपर, अच्छा ये दिया है, एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन ऑफ S400 एंड 10R, डेल एच वेपरेशन जूल पर मोल दिया है, ठीक है भाई। तो यहाँ से बेटा के बी निकाल सकते हैं हम, कैसे के बी निकाल सकते हैं, अगर तुम्हारे को याद हो, के बी की वैल्यू होती है RT नॉट स्क्वायर
बाई 1000 LV और यहाँ MS। देखिए क्लियर, क्योंकि ये मोलर दिया है ना बेटा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से R T नॉट की जगह रखना है आपको 400 का स्क्वायर MS बाई 1000 और ये LV देखना पड़ेगा बेटा कितना दिया था 10R, तो LV हो गया 10R। क्लियर, तो यहाँ से बेटा R से R उड़ गया, तो यहाँ हो गया 416 इंटू 10 की पावर 4 MS बाई यहाँ हो गया 10 की पावर 4, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो KB का वैल्यू हो गया 16 MS। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ आओ 8 इक्वल टू I, KB की जगह रखो 16 MS। ठीक है भाई, गड़बड़ मत करना भाई, यहाँ 4 MS। क्लियर, तो यहाँ से ये और ये उड़ गया, तो 8 इक्वल टू I इंटू 4, तो I का वैल्यू हो गया 2। I का वैल्यू क्या हो गया 2। रिएक्शन क्या थी बेटा, B से 2C प्लस 2D, तो 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा, तो यहाँ I का वैल्यू लिखिएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, यानी I का वैल्यू हो गया 1 प्लस 3 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 2। तो 3 अल्फा का वैल्यू बेटा 1, तो अल्फा का वैल्यू बेटा 1/3 यानी कि 0.33, यानी 0.33। क्लियर है अल्फा। अगर आपको परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है तो आप 3333 आएगा, तो परसेंटेज डिसोसिएशन की अगर बात करी जाए, परसेंटेज डिसोसिएशन तो आएगा 33.33%। क्लियर है, देख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था और अच्छा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है, तो अल्फा का वैल्यू आ गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड आइसोमेरिज्म से। तो यहाँ पे दो आपको स्ट्रक्चर गिवन है, एक लिखा है सिस कोबाल्ट NH3 का होल फोर Cl2Cl, and second one is mer isomer meridional cobalt ammonia 3Cl3। ये दो आपको पुटअप किए। चलिए काम करते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस प्रॉपर्ली रीड करते हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट +3 है, मैं +3 मेंशन नहीं कर रहा, चार्जेस में मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस से मेरे को वैसे कोई मतलब होना नहीं चाहिए। यहाँ वैसे बोला सिस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन को मैं 90 डिग्री पे प्लेस कर दूंगा। ओके, तो सिस फॉर्म हो गया। यहाँ पर इसने बोला मेरिडोनियल, और मेरिडोनियल में क्या होता है, ये कोबाल्ट है, अगेन वहाँ पे 3 अमोनिया, बट मेरिडोनियल है। यहाँ पर 2 अमोनिया 90 पाएंगे एंड 1 180 पाएगा। तो इसको मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि अमोनिया यहाँ पर, अमोनिया यहाँ पर एंड अमोनिया अब एक 180 पे है। और रिमेनिंग कौन है, क्लोरीन। आप सब लोग जानते हैं मेरिडोनियल एंड फेशियल, अपने साथ नाम सुनोगे। मैं सील माइनस मेंशन किया, तो कोबाल्ट +3 मेंशन कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन डिमांड है एट द वर्टेक्सेस ऑन द ऑक्टेडल द सम ऑफ, पहला क्वेश्चन है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायगोनल फेसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेसेस। आपको पता है ये दोनों कौन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने फेसेस होते हैं, इसका नाम ऑक्टाहेड्रल क्यों पड़ा, कि इसमें 8, ऑक्टा मींस 8 फेसेस हैं, ऑक्टाहेड्रल 8 फेसेस होते हैं। अब 8 फेसेस में से कितने फेसेस, कितने ट्रायंगुलर फेसेस आपसे पुटअप किया गया। तो यहां पूछा है इन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 1 नाइट्रोजन एंड 2 क्लोरीन एटम, कितने से ट्रायंगुलर फेसेस है जहां पर 1 नाइट्रोजन और 2 क्लोरीन है। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। सो मेरे को 2 क्लोरीन साइमल्टेनियस लेना है, तो एक ट्रायंगुलर फेस मेरे को ये विजिबल है, इसको मैं नंबर 1 लिख रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, यहां पे दूसरा कौन सा है, तो दूसरा ट्रायंगुलर फेस ये रहा, इसमें 2 लिख रहा हूं। बाकी इसके अलावा कोई भी ट्रायंगुलर फेसेस नहीं है जहां पर 2 क्लोरीन और 1 नाइट्रोजन आ रहा हो।
आप चेक कर लीजिए। दैट्स व्हाई ट्रायंगुलर फेसेस यहाँ पे कितने 2। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, मेरे को यहाँ पे भी 2 क्लोरीन को एंड 1 नाइट्रोजन को इंक्लूड करना है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फेस में ये एक सेकेंड, एक ट्रायंगुलर फेस में ये बनाने जा रहा हूँ, मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ। दूसरा ट्रायंगुलर फेस कौन सा है? दूसरा ट्रायंगुलर फेस में ये बोल सकता हूँ, आप चेक कर सकते हैं इसमें 2 क्लोरीन 1 नाइट्रोजन इंक्लूड है, ये सुनो। तीसरा ऑप्शन है, अब से इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अब चेक करना, अभी भी यहां पे ये 2 क्लोरीन मैं ले सकता हूं, ये 2 क्लोरीन, यस। तो मैं ये 2 क्लोरीन लूं और ये नाइट्रोजन लूं, ये भी ट्रायंगुलर फेस बन रहा है प्रॉपर्ली, ये सुनो। इसको मैं 3 लिख रहा हूं। एंड नंबर 4 यदि बात करूं मैं, वो है टॉप पे, ये भी ट्रायंगुलर फेस बन रहा है, वो 4 है। आप चेक कर सकते हैं। और किसके अलावा कोई भी पॉसिबल बता दी मुझे आप, जिसमें ये 2 क्लोरीन होना चाहिए, 1 नाइट्रोजन होना चाहिए एंड ट्रायंगुलर फेस होना चाहिए ऑक्टेडल के। सो टोटल यहां पे कितना आएंगे 4। और क्या आ सकता है, चेक कर लीजिए। आंसर नो, और कोई नहीं आ सकता। तो यहां पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, क्या अबाउट सम, तो 2 + 4 का सम कितना आएगा 6। सो करेक्ट आंसर इज 6। इज दैट क्लियर? ओके। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस मेजर प्रोडक्ट X और Y के बारे में बात की गई है। एसाइक्लिक मोनोमर्स यहां पर पूछे गए हैं। देखिए, CH3I के साथ में KCN के साथ रिएक्शन की गई है। सिंपली आपका SN2 रिएक्शन होके CH3CN साइनाइड बन जाएगा। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा तो साइनाइड का COOH बन जाएगा। HVZ रिएक्शन करी तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो Br से रिप्लेस हो जाएगा। और फाइनली अगर अमोनिया के साथ NH3 के साथ में रिएक्शन करें तो यहाँ पर Br एक ही है, ये NH2 से रिप्लेस हो जाएगा और CH2 COOH के साथ में आ गया NH2। वेल, इसका मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें तो ये 75 आ जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है उसमें जरूरत पड़ेगी। कैप्रोलेक्टम, जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर। क्लास में इसका प्रिपरेशन रिएक्शन भी करते हैं। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा, हीटअप करा, ये बॉन्ड CO और NH बॉन्ड ब्रेक कीजिए और यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर लीजिए। क्या बना, NH का NH2 देन CH2 5 टाइम्स है और उसके बाद में आ गया आपका COOH। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 131 है। गिवन क्या है, आगे क्वेश्चन में गिवन है 500 मोल ऑफ X के ले लीजिए, 500 मोल Y के ले लीजिए और इनसे बायोडिग्रेडेबल एसाइक्लिक कोपॉलीमर Z बना लीजिए। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो 500 मल्टीप्लाई बाय आपका 75, ये X के रिस्पेक्ट में बात हो गई। ये बच्चों आया टोटल अपना, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम Y के रिस्पेक्ट में बात करें तो 500 मल्टीप्लाई बाय 131 आएगा। तो सिंपली ये आपका 00 और 550 आ जाएगा। इसको अगर टोटल हम ऐड करें तो 10300 आ जाएगा। ओके जी, ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहां पर बोला क्या है, अगर इनके 500 मोल कंप्लीटली रिएक्ट कर लें तो जैसा कि आप जानते हैं 1000 टोटल मोल हो गए। N-1 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, इसका मतलब H2O के कितने मोल रिलीज होंगे, 999 मोल रिलीज होंगे। तो यहां से माइनस कर दीजिए आप 999 मोल ऑफ H2। तो बच्चों अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा फाइनल आंसर जो कि पूछा हुआ है अमाउंट ऑफ Z, ये हो जाएगा 85,000 और 018। तो फाइनल आंसर हमारा 85,018 हुआ। दिस विल बी फाइनल आंसर। पैराग्राफ की बात करते हैं। पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है? करेक्ट, 2 volatile liquid A and B form an ideal solution. Consider 5 molar solution of B. देखना यहाँ B क्लियर हो गया कि ये सल्यूट है और A आपका सॉल्वेंट है, क्योंकि 5 मोलल है तो सल्यूट के रेस्पेक्ट में दिया है। क्लोज कंटेनर हैविंग टोटल वेपर प्रेशर PS का वैल्यू 100 दिया है, 100 mmHg PS दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A दिया है बेटा, P0 है आपका 105 mmHg दिया है। जो दिया है मैं लिख देता हूं।
ए और बी गैसियस स्टेट में आइडियल है, ठीक है, गैस कांस्टेंट आर दिया है, मोलर मास ए दिया है, मोलर मास बी दिया है, डेंसिटी लिक्विड बी दिया है, ठीक है। करा एट 300 केल्विन, क्वेश्चन देखिए, एट 300 केल्विन द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम of pure B, molar volume of pure B in vapor phase to its molar volume in liquid phase, यानी molar volume of pure B in vapor phase यानी VB गैस और VB लिक्विड, ये निकालना है आपको, ये निकालना है आपको भाई, देख लो, ठीक है, तो ये निकालना है, ठीक है। तो काम करते हैं, पहले देखो PS का वैल्यू, PS का वैल्यू आपको पता है XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B, क्लियर। अब XA, अगर XA की बात की जाए कि XA क्या है, XA ध्यान से, A क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना मोलल दिया है, इसका मतलब सॉल्वेंट 1000 ग्राम में 5 मोल, तो इसका मतलब हुआ कि XA आप समझो कि 1000 ग्राम, 1000 डिवाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई, इसको करिएगा 1000 बाई 50 प्लस 5, क्लियर। तो एक से आ गया, तो यहां से आपको लिखना है बेटा, क्या लिखोगे, इधर से गया 20 डिवाइड बाई 25, तो 4 बाई 5 यानी कि 0.8, तो XB हो गया 0.2, क्या क्लियर। तो यहां आप देखोगे कि PS का वैल्यू कितना दिया था बेटा, 100, XA कितना है, 0.8 इंटू 105 प्लस XB 0.2 P नॉट B, तो यहां से आ गया कितना आएगा, 84 आ गया प्लस 0.2 P नॉट B, चेक करिए, तो यहां से आ गया बेटा 16 इक्वल टू 0.2 P नॉट B, क्लियर। तो P नॉट B का वैल्यू आ गया 16 बाई 0.2 खत्म 80, तो P नॉट B का वैल्यू आ गया 80 mmHg। क्या यहाँ से बात ये क्लियर हो गई आपको, ये P नॉट B आ गया 80 mmHg। अब ध्यान सुनिएगा, अब आपको अगर V लिक्विड चाहिए, देखो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, लिक्विड की वॉल्यूम की बात करेंगे तो मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। अब मोलर पूछा है, तो मोलर का मतलब तो 1 मोल, और 1 मोल का मास मोलर मास के बराबर, तो 57, तो 57 डिवाइड बाई डेंसिटी, चेक करिए बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड B 0.5, तो 0.5, तो यानी कि ये आ गया 570 बाई 5 ml, तो यहाँ से आप लिखोगे 570 बाई 5 इंटू 10 की पावर -3 लीटर। क्या यहाँ से बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो V गैस यानी लिक्विड फेज में मोलर वॉल्यूम आ गया 570 बाई 5 इंटू 10 पावर -5 लीटर। अब अगर बात की जाए कि भाई PV इक्वल टू 90 फॉर गैस, तो यहां से VB गैस की बात करें तो RT बाई P, R का वैल्यू है 0.08, T का 300 और P को रखना पड़ेगा P नॉट B, तो यहां से आएगा 0.08 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइड बाई 760, चेक करिए यहां आ गया। अब आपको देखो बेटा पूछा क्या है, पूछा है आपसे BB गैस बाई BB लिक्विड, तो बात जरा समझते हैं कि भाई क्या करना है। तो VB गैस डिवाइड बाई BB लिक्विड, तो ये आ गया आपका 0.08 इंटू 300 इंटू 760 बाई 80, ये तो ये हो गया, दिस डिवाइडेड बाई 570 570 बाई 5 इंटू 10 की पावर -3, चेक करिए। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 2000, चेक करिए, तो रेशियो आ गया 2000। ये क्वेश्चन है, मतलब बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है।
तो ये क्वेश्चन एक बार जेईई एडवांस में आ चुका है इस तरह का 96 में, तो उसी को इसने रेफरेंस बनाया, क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो बेटा ऐसे सोचो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन पीबी वाई बी इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स बी पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी एस। एक्स बी कितना आया था याद करिए, एक्स बी दिखाऊं कितना आया था, एक्स बी 0.2 है, तो एक्स बी हो गया 0.2, पी नॉट भी कितना आया था बेटा 80, याद करो पी नॉट भी 80, पी एस कितना था 100, तो ये आ जाएगा 0.16, तो यही आंसर है 0.16। क्या कहानी क्लियर हो गई, तो एक का 0.16 आ गया पैराग्राफ का, एक का ही आ गया, ठीक है। क्वेश्चन है सिंपल सा, इसको देख के आपको लग रहा है फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन, ऑफ कोर्स एसाइलेशन होना चाहिए। तो भाई इस जगह पे आप यहाँ केटान बनाइए, यहाँ कर लीजिए एसाइलेशन, तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। एनआई दिया है तो यहाँ पे सील की जगह आई आ जाना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे अपन सील को आई बना लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है दैट्स नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस कर लीजिए, इसका मतलब जे ऑप्शन दे रखा है। अब आपके पास में जो जे ऑप्शन दे रखा है, तो जे ऑप्शन का मतलब ये कि अपन के पास में यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ CO, यहाँ CH2, और CH2 के बाद में ये पूरा जखीरा जो ऑक्सीजन के साथ जोड़ रखा है, ये अपना साथ में आना चाहिए। अब उसके बाद दिया NaBH4, तो भैया कीटोन की जगह एल्कोहल बना दे, और PbR3 दिया, इसका मतलब हम ये बांध सकते हैं कि जहाँ पे, क्योंकि भाई आप बाकी का इंट्रोडक्शन हो नहीं रहा है, जो भी गेम खेलना हो यहाँ पे खेलना है, इसका मतलब ये कि अपने पास में यहाँ मिथाइल, यहाँ CHBr, और उसके बाद यहाँ CH2, और उसके बाद में ये जखीरा आपको दे रखा है। और लकीली सबसे इजीनेस पता है क्या, इस क्वेश्चन में देख के उसने खुद ने मोलिकुलर वेट दे रखा 350 पर ग्राम पर मोल, तो मेरे को यहाँ तक तो कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी। अब दिमाग लगाओ, मुझे अमोनिया, आपको याद है अमोनिया SN2 करेगी तो Br को हटा देना, Br को हटाने का मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे केवल NH2 जोड़ सकता हूँ। अब दिमाग लगाओ, उसने पूछा था L, क्योंकि क्वेश्चन में आप आगे जब पढ़ोगे द वॉल्यूम ऑफ A1 रिक्वायर्ड टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अमोनिया विल इन्वॉल्व द 5.712 ग्राम ऑफ L दे रखा है। दिमाग लगाओ, इसका वेट 350 दे रखा है। अगर मैं इसमें से, चूंकि मुझे ब्रोमीन को हटाना है, तो दिमाग लगाओ 350 में से अपन 80 को माइनस कर देते हैं। 80 को माइनस करने का मतलब ये आ गया 270, प्लस आपको जोड़ना था NH2, तो याद है इसके अंदर आ गया 14 प्लस 16 जोड़ देते हैं, ये आपका हो गया 286, यानी 286 L का वेट है। अब मुझे मोल निकालना, लकीली आपको दे रखा 5.72, तो भैया 5.72 अपॉन 286, अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 0.02 मोल, जो कि अमोनिया के रूप में। ये गलती मत करना कि ये नाइट्रोजन के, याद है NO2 वाला टेस्ट नहीं देता, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो गलती से ये वाला एन नहीं आएगा, केवल वही वाला एन आएगा अमोनियम के रूप में। अब उसने मेंशन क्या है, H2SO4 दे रखा है, तो भाई हम जानते हैं अगर अमोनिया 0.02 है तो भैया H2SO4 0.01 H2SO4 ही तो होगा। ये आपके मोल आ गए लकीली। अब उसने क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ 1 m समथिंग, तो एक छोटा सा फॉर्मूला जो आप लोगों को अच्छे से पता है कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, N/m करके। N कितना दे रखा है 0.01, m कितना दे रखा है 1 m, तो भाई यही मोल आएगा। तो ये आपका वॉल्यूम लीटर में आ गया। अब उसने बाउंडेशन क्या दिए भाई, हमको साला mm में चाहिए, तो इंटू क्या कर दोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 आंसर आ जाएगा, हो गया। देखिए जो क्वेश्चन पुराना वाला था उसी को रिपीट करते हैं। कि आपको लगता है फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन करना पड़ेगा, तो आपने एसाइलेशन कर दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे SN2 कर दी, उसके बाद आपने यहाँ पे विलियमसन ईथर कर दिया। तो अगर आपने ये सब सिचुएशन क्रिएट करी तो क्या आपको लगता है कि आपके पास यहाँ पे 2 मिथाइल, उसके बाद यहाँ पर CO, उसके बाद यहाँ CH2, और CH2 के बाद आपको ये पूरा सिस्टम जोड़ देना था। NaBH4 PbR दिया तो पक्का वो यहीं पर रिएक्शन करेगा। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास में इस जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, Br आ जाएगा, उसके बाद यहाँ CH2, उसके बाद O, फिर समथिंग लाइक दिस NO2, और यहाँ पे 2 मिथाइल आएंगे। गलती से उसने इसका वेट फिर से 350 दे रखा, तो वो तो हमारा फिक्स हो गया। अब कुछ नहीं करना, अगेन विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही तो है भाई, कुछ नहीं करना था, सल्फर का अटैक करके Br को हटा देते हैं। अब हमको प्रोडक्ट नहीं भी चलेगा तो चलेगा, क्यों, इसका वेट है 350, अपन को 80 हटा दिया, तो भैया ये हो गया 270।
सल्फर कितना होता है 32, बेंजीन कितना होता है 78, तो ये हो गया 77, 7 और 2 9, ये 109, तो अपन इसमें 109 जोड़ देते हैं, यानी ये आपका हो गया 379, किसका, जब यहाँ पे Br हट के सल्फर आ जाता उसका वेट। अब उसने बाउंडेशन क्या दिए, इन सल्फर एस्टिमेशन ऑफ केरियस मेथड द अमाउंट ऑफ BSO4 फॉर्म फ्रॉम 3.79 ग्राम ऑफ एमीज। अब संभल के, इसका वेट है 379 और हमको पता है कि जब हम इसके साथ लेसान केरियस मेथड करेंगे तो जो सल्फर होगा वो BSO4 बन जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर हम इसमें से 379 को डिवाइड करवा दें तो क्या आपको लगता है सल्फर का अपने मोल निकाल सकते हो? तो सल्फर का मोल कितना आ जाएगा 0.01 मोल। अब क्या लिखा है, इन सल्फर एस्टिमेशन ऑफ केरियस मेथड द अमाउंट ऑफ BSO4 फॉर्म्ड बाय दिस। अब इतने ग्राम से अपन को BSO4 की बात करनी है तो लगा लेते यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, जो कंसेप्ट अपन पढ़ाते हैं क्या, कि अगर 32 ग्राम सल्फर लिया होता तो मुझे 233 ग्राम BSO4 मिलता। अब उसने बाउंडेशन दी, भाई अपन को तो सल्फर केवल इतना ही मिला है, तो हम यहाँ पे मोल, चूंकि इसने लिखा 0.01 मोल, तो अपन क्या मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब 32 इंटू 0.01 मोल ग्राम से कितना मिलेगा, यानी ये हो गया 233/32। साथ में क्या आ गया बोलो, 32 इंटू 0.01, 32 से 32 कैंसिल कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लीजिए, 2.33 ग्राम आएगा। इसका मतलब 2.33 ग्राम BSO4 से पूरा कहानी सेट होगा। हो गया सिंपल, ठीक है। इस कहानी का सबसे बड़ा राज क्या था, ये मोलिकुलर वेट, ये अगर पता है तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती, और अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो पक्का फिर ये कैलकुलेशन में फंस जाता। थैंक यू, बाय बाय।